हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट टू क्लैरिटी चैनल पे। हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ्स क्लास 10th का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं। यदि आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं और मैथ्स के ये आपका पहला लेक्चर है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस लेक्चर को इस क्लास 1 से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि क्लास 1 से जब स्टार्ट करेंगे तो आपको बेसिक पूरा क्लियर हो जाएगा, फिर आपको आगे आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 तक सभी कॉन्सेप्ट्स और उनके बेसिक्स को अच्छे से समझ लिया है। अब हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट हैं उनको समझते हैं। ठीक है, तो बच्चों वो कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे मान लेते हैं कि एक कोई प्राइम नंबर है p। ठीक है, माना p एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। ठीक है, p जो है हमारा वो एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है, a स्क्वायर को विभाजित करती है। अब बच्चों ध्यान रखिएगा, ये चीज समझ में आई। अभी मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा कि p एक प्राइम नंबर है और p जो है वो किसी नंबर के स्क्वायर को विभाजित करती है। ठीक है, तो जो ये p है प्राइम नंबर, उस नंबर को भी विभाजित करेगा। तो p a को भी विभाजित करेगा। अब बच्चों थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब बच्चों एक बात यहां ध्यान रखना कि जो a है यहाँ पे, जहां a जो है वो हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। a जो है हमारा वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर यानी 1 से लेके इनफाइनाइट तक। ठीक है, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। अब बच्चों थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस लाइन को। क्या है कि अगर p हमारी एक अभाज्य संख्या है और p किसी नंबर के वर्ग को विभाजित करती है, तो p जो है उस नंबर को भी विभाजित करेगी। अभाज्य संख्या माना है तो करेगी, कर लेना। ठीक है बच्चों, अब a हमारा धनात्मक पूर्णांक ही मैंने क्यों लिया, ऋणात्मक क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि अगर ऋणात्मक पूर्णांक लोगे तो उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जो धनात्मक पूर्णांक लिया गया है। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा इसको एग्जांपल से समझ लेना। क्या? जिसे मान लेते हैं 3। ठीक है, जैसे 3 है। 3 हमारा क्या है? एक प्राइम नंबर है। अगर ये प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को विभाजित करता है, जैसे मान लिया 3 36 को विभाजित करता है। अब ये 36 क्या है? 6 का स्क्वायर, यानी कि 3 जो है वो 6 के स्क्वायर को विभाजित करता है।
तो 3 6 को भी विभाजित करेगा, 6 को भी विभाजित करेगा। अब बच्चों थोड़ा ध्यान से समझने का कि जो 3 है वो 6 को भी विभाजित करेगा। इसका मतलब, इसके दो मतलब हुए। कोई नंबर किसी को कब विभाजित करता है? जब वो उसका गुणनखंड होता है, फैक्टर होता है। ध्यान कीजिए, आपको शायद मैंने ये सेकंड क्लास में पढ़ाया था कि गुणनखंड क्या होते हैं किसी नंबर के? ऐसे नंबर जो उस संख्या को विभाजित कर दें। तो 3 6 को विभाजित कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 3 है वो 6 का एक फैक्टर है। ठीक है। उल्टा उल्टा भी होता है कि 6 जो है वो 3 का एक गुणज है। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई कि विभाजित का मतलब क्या हुआ कि 3 जो है वो 6 का एक फैक्टर है और 6 जो है वो 3 का एक गुणज है। ठीक है। इसी थ्योरम का प्रूफ करके हम लोग ये सिद्ध करेंगे कि √2, √5, √7, √13 ये सब हमारी अपरिमेय संख्याएं क्यों होती हैं। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं ये चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जैसे कि मान लेते हैं आपकी एक्सरसाइज में, सॉरी आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 5 है। क्या है? वो कहता है उदाहरण 5 कहता है सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। अब इस √5 की जगह कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, √7, √13, √11, कोई भी नंबर। ठीक है, अगर आपने ये क्वेश्चन समझ लिया तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आएगा वो आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो अब इसका हम सलूशन करते हैं, देखते हैं बच्चों क्या सलूशन कैसे करेंगे। अब बच्चों हम लोग ये मान लेते हैं पहले कि ये √5 जो है वो हमारा एक रेशनल नंबर है, यानी कि परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमने क्या कंसीडर कर लिया, माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है। अच्छा बच्चों, अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। हम लोगों ने यही तो पढ़ा है कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो p/q के फॉर्म में लिखी जा सकती हैं। ठीक है, तो यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं √5 बराबर p/q। लेकिन बच्चों एक चीज यहां पे याद रखिएगा, हमने लिखा जहां p और q सह अभाज्य पूर्णांक है। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, कभी आपने ये सोचा है जब आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि हम लोग ये p और q को सहअभाज्य क्यों लेते हैं? कभी सोचा है? अब बच्चों ध्यान से सोचिएगा, मैं आपको बताता हूं कि ये p और q सहअभाज्य पूर्णांक क्यों लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कोई फ्रैक्शन लिख दी 12 बटे कुछ भी 18। ठीक है, अब देखो क्या ये दोनों सहअभाज्य तो नहीं है, क्योंकि 2 तो हमको ऐसे कॉमन दिख रहा है। अब बच्चों इसका मतलब क्या होता है, अगर हम इसको सरल करें, ठीक है सरल करें, जैसे दोनों ऊपर 6 से कट जाएंगे, 6 दूनी 12, 6 तियां 18।
इसका मतलब क्या होता है, डिवाइड ही तो कर रहे हैं। अब डिवाइड में क्या होता है, जो दोनों के पास कॉमन होगा, जो दोनों के पास कॉमन होगा वो तो कैंसिल हो जाएगा ऊपर और नीचे से। तो जो संख्याएं बचेंगी वो कौन सी संख्याएं बचेंगी, सहभाज्य संख्याएं। तो इसीलिए हम लोग ये कंसीडर कर लेते हैं कि P और Q कैसी संख्याएं हैं, सहभाज्य संख्याएं। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा कि हम P और Q को सहभाज्य संख्याएं क्यों लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं, अब ये रूट दिख रहा है तो हमने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो हमने लिख दिया, थोड़ी इंग्लिश भी यूज किया करते हैं। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इसका मतलब हुआ दोनों पक्षों में वर्ग करने पे। तो देखना बच्चों क्या हो जाएगा, √5 स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर बाई Q स्क्वायर। अच्छा, √5 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, तो 5 होगा, इक्वल टू P स्क्वायर बाई Q स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखना इसको ध्यान से। अब इसको हमने और सिंप्लीफाई किया तो क्या हो गया, 5Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर। अब बच्चों थोड़ा ध्यान से यहां पे देखिएगा। ठीक है, ध्यान से देखना। अब ये चीज देखो, P स्क्वायर हमको, ये नंबर जो P स्क्वायर है ये कब मिला, जब हमने Q स्क्वायर में 5 का मल्टीप्लाई किया तभी हमको Q स्क्वायर मिला, सॉरी P स्क्वायर मिला। इसका मतलब यही तो हुआ, जैसे हम लोग लिखें 5 इंटू 4 स्क्वायर, 5 इंटू 4 स्क्वायर, तो नंबर क्या आएगा 80। तो 80 हमको कब मिलेगा, 80 हमको कब मिला, जब हमने 4 स्क्वायर में 5 का मल्टीप्लाई किया। इसका मतलब यही तो हुआ। अब यहाँ पे देखो, P स्क्वायर हमको कब मिला, जब हमने Q स्क्वायर में 5 का मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अच्छा, अगर कोई संख्या मल्टीप्लाई करने के बाद मिल रही है तो इसका मतलब यही तो होता है कि अगर उस संख्या को, जिस संख्या से मल्टीप्लाई किया गया है उस संख्या से डिवाइड करें तो पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। इसका मतलब यही होता है ना, जैसे हमने कहा 2 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो 6 मिला, तो इसका मतलब अगर हम 6 को 3 से डिवाइड करें तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। तो Q स्क्वायर में हमने 5 का मल्टीप्लाई किया तो P स्क्वायर मिला। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो ये P स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब यही हुआ कि P स्क्वायर 5 से विभाजित है। अच्छा बच्चों, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 P स्क्वायर को विभाजित करता है, 5 P स्क्वायर को विभाजित करता है, या ऐसे लिखो P स्क्वायर 5 से विभाजित है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखना, 5 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। और अभी हमने पहले एक थ्योरम पढ़ी कि अगर कोई अभाज्य संख्या किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करती है, किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करती है, तो वो अभाज्य संख्या उस संख्या को भी विभाजित करेगी। पढ़िए अभी थ्योरम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 P को भी विभाजित करेगा, 5 P को भी विभाजित करेगा। इतनी चीज बच्चों समझ में आ गई। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई संख्या किसी संख्या को विभाजित करती है तो इसका मतलब क्या होता है, वो उस संख्या का गुणनखंड है। यानी कि 5 जो है वो P का एक फैक्टर है। ठीक है, या उल्टा बोलें कि जो P है वो 5 का मल्टीपल है। जैसे बच्चों ध्यान से इधर देखना, जैसे हमने कहा 8 एक नंबर है, 8 का गुणनखंड क्या होता है, 2 होता है, 8 का एक गुणनखंड 2 है। या हम उल्टा बोले कि 2 का गुणज 4 है, दोनों बातें सही हैं, 8 का गुणनखंड भी 2 है
और 2 का गुणज भी 8 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि P जो है वो 5 का एक गुणज है, 5 का एक गुणज है। ठीक है बच्चों, अगर कोई नंबर किसी संख्या का फैक्टर है तो वो जो वो नंबर है वो उस संख्या का गुणज भी होगा। जैसे 8 का फैक्टर क्या है 2, तो 8 क्या है 2 का एक गुणज है। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखना, P एक 5 का गुणज है ना, P जो है वो 5 का गुणज है, यानी कि P हमारा ऐसा कोई भी नंबर हो सकता है, 5 into 1, 5 into 2, 5 into 3। P जो है वो हमारा 5 का गुणज है, तो कुछ भी हो सकता है। जब कुछ भी हो सकता है तो हम अपने मन से मान लिया कि ये हम कंसीडर कर लेते हैं क्या, ये देखो बच्चों बताते हैं, P 5 का गुणज है, तो हमने ये मान लिया, माना P इक्वल टू 5R। P जो है देखो 5 का गुणज ही तो है, अभी भी P 5 का गुणज है। अब ये R कुछ भी हो सकता है, हमें तो पता नहीं। अब थोड़ा ध्यान से देखना, अच्छा इस इक्वेशन को हमने 1 मान लिया, ठीक, इस इक्वेशन को हमने 1 मान लिया। अब हमने क्या किया, इस इक्वेशन में P की जगह 5R रख दिया। ठीक है, P इक्वल टू 5R समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, अब देखो बच्चों जब हम P की जगह 5R रखेंगे तो क्या होगा, 5Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर है, P की जगह हमने 5R रख दिया, तो देखो बच्चों क्या होता है, इक्वल टू P की जगह हमने रख दिया 5R, तो ये चीज क्या हो गई, 5Q स्क्वायर इक्वल टू 25R स्क्वायर। अब इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, तो यानी कि Q स्क्वायर इक्वल टू 5R स्क्वायर। अब बच्चों थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे P स्क्वायर हमको कब मिला था, जब Q स्क्वायर में 5 का गुणा हुआ। अब यहाँ पे देखना, Q स्क्वायर हमको क्या मिला, जब R स्क्वायर में 5 का गुणा हुआ। ठीक है, तो यहां भी हम ये कह सकते हैं कि जो Q स्क्वायर है वो किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि 5 Q स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, 5 क्या है, प्राइम नंबर, ये किसी संख्या के वर्ग को विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो 5 जो है Q को भी विभाजित करेगा, अभी हम लोगों ने थ्योरम पढ़ी, तो 5 Q को भी विभाजित करेगा, Q को भी विभाजित करेगा। अब बच्चों थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अब यहां पर देखिएगा हमने क्या माना था, P और Q कैसी संख्याएं हैं, सहअभाज्य, यानी कि इनके जब गुणनखंड करोगे तो कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। हम लोग पढ़ चुके हैं सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, कि जिन संख्याओं के गुणनखंड में कुछ भी कॉमन ना मिले उन्हें हम सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब थोड़ा बच्चों ध्यान से देखिएगा, ठीक है, फिर हमने क्या किया, √5 इक्वल टू P/Q मान लिया, P और Q सहअभाज्य संख्याएं पूर्णांक थी, हमने दोनों तरफ वर्ग कर दिया तो हमको क्या मिल गया, 5 इक्वल टू P²/Q स्क्वायर, और हमने इसको सॉल्व किया तो 5Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर। अब इसका मतलब यही होता है कि कोई नंबर, ये P स्क्वायर नंबर हमको कब मिला, जब 5 में Q स्क्वायर की मल्टीप्लाई हुई, या Q स्क्वायर में 5 की मल्टीप्लाई हुई। अब अगर कोई संख्या मल्टीप्लाई करके मिलता है तो वो उस संख्या से डिवाइड भी हो जाएगा जिस संख्या से मल्टीप्लाई किया है हमने, तो इसका मतलब यही हुआ कि P स्क्वायर जो है वो 5 से विभाजित हो जाता है, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि 5 जो है वो P स्क्वायर को विभाजित करता है।
ठीक है, अगर कोई संख्या किसी संख्या को विभाजित कर रही है तो इसका मतलब यही होता है कि वो उस संख्या का गुणनखंड है, यानी कि 5 पी को भी विभाजित करेगा, यह भी हम लोगों ने थ्योरम पढ़ी। तो इसका मतलब पी जो है वो 5 का एक गुणज है, पी जो है वो 5 का एक गुणज है। या ये भी कह सकते हैं कि पी का एक गुणनखंड 5 भी है, पी का एक गुणनखंड 5 भी है, दोनों बातें सही हैं। पी 5 का गुणज है, ठीक है, या पी का एक गुणनखंड 5 है, दोनों बातें सही होती हैं। अब बच्चों ध्यान से देखना, फिर हमने p इक्वल टू 5r लिख दिया। अब यहाँ पे अच्छा बच्चों एक चीज और लिख लेना, या फिर हम ये भी कह सकते हैं 5 p का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है, ठीक है, यानी कि अगर p के हम गुणनखंड करें तो 5 निकल के आएगा, ठीक है। अब बच्चों अब यहाँ पे देखो, p की जगह हमने 5r माना, क्यों? क्योंकि p जो है हमारा वो 5 का एक गुणज था, ठीक है, p जो है वो 5 का एक गुणज है, ठीक है बच्चों। अब हमने क्या किया, p इक्वल टू 5r इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी। अब देखो बच्चों यहां से अब यहाँ पे आ गए, अब यहाँ पे देखना q स्क्वायर हमको कब मिला, जब r स्क्वायर में 5 की गुणा हुई। तो इसका मतलब यही तो हुआ कि 5 जो है वो q स्क्वायर को डिवाइड कर देगा। 5 एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर अगर किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करता है तो प्राइम नंबर उस संख्या को भी विभाजित कर देगा, यह भी हम लोगों ने पढ़ा। तो इसका मतलब ये भी यही तो हुआ कि जो q है वो भी 5 का गुणज है, q भी क्या है 5 का गुणज, या उल्टा बोलो कि जो 5 है वो q का एक गुणनखंड है, ठीक है। तो हम ये ऐसा कह सकते हैं q 5 का एक गुणज है, या फिर ये कह सकते हैं 5 q का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। अब बच्चों ध्यान से देखना, 5 p का भी एक गुणनखंड है, 5 q का भी एक गुणनखंड है, और हम लोगों ने ऊपर क्या माना था, p और q सहभाज्य पूर्णांक है, यानी कि इनके गुणनखंड में कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। लेकिन यहां पर तो क्या हुआ, 5 p का भी एक फैक्टर निकल आया, 5 q का भी एक फैक्टर निकल आया, यानी कि इन दोनों के गुणनखंडों में हमको एक चीज और कॉमन मिल गई, क्या, 5 इस p के गुणनखंड में भी है, q के गुणनखंड में भी है। तो ये बात तो गलत हो गई ना कि p और q सहभाज्य हैं, गलत हो गई ना, क्योंकि इनका एक फैक्टर 5 भी निकल के आ गया, ठीक है। अब ये गलत क्यों हुई, क्योंकि हम लोगों ने ये गलत एज्यूम किया है, ये गलत माना है कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए ये कंडीशन हमारी गलत सिद्ध हुई, ठीक है। तो अब हम इसको आगे लिख लेते हैं, चूंकि 5 p तथा q का एक उभयनिष्ठ, जिसको हम कॉमन बोलते हैं, उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन गुणनखंड है, इसलिए हमारी कल्पना, जिसको हम बोलते हैं एजम्पशन, ठीक है, कल्पना को बोलते हैं एजम्पशन, जो चीज हमने माना था, इसलिए हमारी कल्पना गलत है कि p और q सहभाज्य संख्या है, कि अरे सॉरी बच्चों, p q सहभाज्य संख्या है। अब ये एजम्पशन तो गलत हो गया, तो अतः
√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूं। ठीक है, हमको क्या प्रूफ करना है कि √5 हमारी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या किया, हमने इसको पहले ये मान लिया कि ये एक हमारी परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और हमने ये मान लिया कि p और q सहअभाज्य पूर्णांक है। हमने अभी बताया कोई भी फ्रैक्शन हो, कोई भी भिन्न हो, उसका जो सरलतम रूप है, ऊपर और नीचे जो कैंसिल होके नंबर लास्ट में बचेंगे वो सहअभाज्य संख्याएं ही बचेंगी। ठीक है, वो आप कोई भी भिन्न ट्राई कर लेना। ठीक है, हमने एक मान लिया। अब हमने क्या किया, दोनों तरफ वर्ग कर दिया। वर्ग करने के बाद क्या हुआ, देखो √5 का वर्ग 5 हो जाएगा और इसका वर्ग p²/q² हो जाएगा। अब देखो यहां से इसकी यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि तिर्यक गुणा हो जाएगी, तो 5q² = p²। अब बच्चों ध्यान से देखना, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब यही हुआ कि p² हमको कब मिला, जब q² में हमने 5 की गुणा की। ठीक है, अब कोई नंबर अगर गुणा करने के बाद मिल रहा है तो वो नंबर उस नंबर से डिवाइड भी हो जाएगा। तो इसका मतलब यही हुआ कि p² जो है वो 5 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, या फिर ये भी कह सकते हो कि 5 जो है वो p² को विभाजित कर देता है। ठीक है, अब अभी हमने एक थ्योरम पढ़ी कि अगर कोई प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, वो किसी नंबर के वर्ग को विभाजित करता है, तो वो नंबर जो वो प्राइम संख्या है उस संख्या को भी विभाजित कर देती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 जो है वो p को भी विभाजित कर देगा। अब इसके मतलब दो हुए कि p का एक गुणनखंड 5 है, उल्टा भी बोल सकते हो कि p का एक गुणनखंड 5 है, और ये भी कह सकते हो p जो है वो 5 का गुणज है। ठीक है, तो हम p जो है 5 का एक गुणज होगी, या फिर 5 जो है वो p का एक गुणनखंड हो जाएगा। जब p 5 का एक गुणज है तो हम ये मान सकते हैं p = 5r, क्योंकि यहाँ भी p क्या है, 5 का गुणज है। अब हमें ये तो पता नहीं है कि वो गुणज कौन सा है, 1 गुणज है, 2 गुणज है, 3 गुणज है, 4 गुणज है, तो हमने उसको r मान लिया। ये r कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो जब p = 5r माना तो हमने ये p = 5r इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया। इक्वेशन नंबर जब 1 में रखा तो हमको क्या मिला, जब इसको सॉल्व किया तो हमको ये कंडीशन मिली, q² = 5r²। तो इसका मतलब यही तो हुआ बच्चों कि जो q² नंबर है ये हमको कब मिल रहा है, जब हमने r² में 5 की गुणा की। ठीक है, अगर कोई नंबर किसी संख्या से गुणा करने के बाद मिलता है तो वो नंबर उस संख्या से डिवाइड भी हो जाएगा, बेसिक सी बात है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 जो है वो q² को विभाजित कर देगा। जब 5 q² को विभाजित करेगा तो 5 q को भी विभाजित कर देगा। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि जो q है वो 5 का गुणज है। q जो है वो 5 का गुणज है। जैसे यहाँ पे p 5 का गुणज हो गया था, वैसे q यहाँ पे 5 का गुणज हो गया। ठीक है, अब या फिर ये कह सकते हो कि 5 जो है वो q का एक गुणनखंड है। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या माना था, p और q सहअभाज्य संख्याएं, लेकिन p का एक गुणनखंड 5 यहाँ भी दिख गया, q का एक गुणनखंड 5 यहाँ भी दिख गया, तो ये तो गलत हो गया ना कि p और q सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब ये तो भाज्य संख्याएं हो गई, तो जो ये भाज्य संख्याएं क्यों हो गई, क्योंकि हमने ये गलत माना था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, सॉरी परिमेय संख्या है, इसलिए √5 एक परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में करना, मैं फिर से इसको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं आपका एग्जाम्पल नंबर 6। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 देखो क्या कहता है, कहता है सिद्ध कीजिए उदाहरण 6। वो बोल रहा है सिद्ध कीजिए पाँच -
अंडर रूट 3 है शायद, ओके। 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, तो फिर हम इसको मान लेते हैं, पहले कंसीडर कर लेते हैं ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, माना 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो हम इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 माइनस अंडर रूट 3 इक्वल टू p/q। ठीक है, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि p और q कैसे होंगे, p q सहअभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा। क्या, अब यहां पे अगर हम इन दोनों नंबर को सेपरेट करके देखें, अलग अलग करके, अगर सिर्फ हम 5 की बात करें, सिर्फ 5 की अगर बात करें, तो अगर सिर्फ 5 की बात करते हैं तो ये तो हमारी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। अपरिमेय है क्या, अगर देखें तो सिर्फ अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है, अंडर रूट 3 ही एक हमारी यहाँ पे अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा एडजस्ट करके लिख सकते हैं कि परिमेय संख्या को अलग कर दें, अपरिमेय को थोड़ा अलग कर दें। तो हमने क्या किया, इसको ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान से देखने का बच्चों। हमने क्या किया, अंडर रूट 3 को उधर भेज दिया, उस साइड। ठीक है, अंडर रूट 3 को उधर भेजा और p/q को इधर ले आए, 5 माइनस p/q इक्वल टू अंडर रूट 3। ठीक है, अब बच्चों थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि अंडर रूट 3 इक्वल टू 5 माइनस p/q। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब हमने क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम क्या होगा, q ऊपर आ जाएगा 5q माइनस p। अब बच्चों थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्या, इस संख्या को देखिए, इस भिन्न को देखिए, ये q क्या है, q क्या है, पूर्णांक संख्या है, q पूर्णांक है, p क्या है, वो भी पूर्णांक है। अब बच्चों एक चीज ध्यान रखना कि अगर हम पूर्णांक प्लस पूर्णांक करें, यानी कि इंटीजर को इंटीजर के साथ जोड़ दें, तो जो संख्या हमको मिलेगी वो भी एक पूर्णांक होगी। अगर पूर्णांक से हम पूर्णांक को घटा दें, पूर्णांक से पूर्णांक को घटा दें, तो जो संख्या मिलेगी वो भी एक पूर्णांक ही होगी। ठीक है, अगर पूर्णांक में पूर्णांक की गुणा कर दें, पूर्णांक में पूर्णांक की गुणा कर दें, तो जो संख्या मिलेगी वो भी हमारी एक पूर्णांक ही होगी। अगर पूर्णांक संख्या से हम किसी पूर्णांक संख्या को भाग दें, तो जो ये मिलेगा ये हमको एक परिमेय संख्या मिलेगी। कौन सी संख्या मिलेगी, परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या हमेशा होगी, पूर्णांक भी मिलेगा। क्यों, जैसे हमने कहा 4 को 2 से भाग दिया, 4 भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, तो क्या आएगा, 2 आएगा। पूर्णांक संख्या आई, पूर्णांक आई, इसको हम परिमेय भी कह सकते हैं। परिमेय हमेशा मिलेगा, पूर्णांक हमेशा मिले ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे हमने कहा 4/7, 4/7 करोगे तो परिमेय संख्या मिलेगी, पूर्णांक तब तो नहीं मिला। तो ये चीज बच्चों याद रखना, अगर हम पूर्णांक में पूर्णांक को जोड़ते हैं तो पूर्णांक संख्या मिलती है,
जैसे हमने -4 में अगर +3 किया तो हमको क्या मिला? -1 मिला। -1 भी तो एक पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है? ऋणात्मक। अगर पूर्णांक से पूर्णांक को घटाया, 10 में से 5 को घटाया, क्या मिला? 5। 5 एक पूर्णांक है। अगर हमने 4 में 5 की गुणा की तो क्या मिला? 20। 4 पंचे 20, 20 भी एक पूर्णांक है। अगर पूर्णांक से पूर्णांक को भाग दोगे तो हमको एक परिमेय संख्या मिलेगी। क्या मिलेगी? परिमेय संख्या। अब थोड़ा बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये q हमारा क्या है? पूर्णांक। 5 क्या है? पूर्णांक। जब पूर्णांक की पूर्णांक से गुणा करोगे तो क्या मिलेगा? पूर्णांक मिलेगा, यानी 5q एक पूर्णांक है। p हमारा एक पूर्णांक है। पूर्णांक से पूर्णांक को घटाओगे तो क्या मिलेगा? पूर्णांक, यानी ऊपर जो अंश है हमारा वो पूर्णांक हो गया। नीचे q क्या है? वो भी एक पूर्णांक है। अगर पूर्णांक से पूर्णांक को भाग दोगे तो हमको कैसी संख्या मिलेगी? परिमेय संख्या। यानी कि ये जो संख्या है, इस संख्या की बात करें, ये हमारी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। ये हमारी कैसी संख्या है? परिमेय। जबकि √3 ये कैसी संख्या है? अपरिमेय। अभी हम लोगों ने पढ़ा √2, √3, √5, √7, √11, ये सभी कैसी संख्याएं होती हैं? अपरिमेय। अब ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। तो बच्चों ये तो आपको पहले से पता है कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या ये दोनों आपस में बराबर तो हो नहीं सकती। ये दोनों आपस में बराबर तो हो नहीं सकती, लेकिन हमने तो यहाँ ऐसा प्रूफ किया, ये तो ऐसा आ गया कि अपरिमेय संख्या बराबर हो गई परिमेय संख्या की। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने ये गलत मान लिया कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। ऐसा इसलिए हो गया कि अपरिमेय और परिमेय ये दोनों बराबर हो गई। क्यों हुआ? क्योंकि हमने एक गलत मान लिया है। तो इसलिए 5 - √3 एक हमारी कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा लिख लेते हैं क्या, चूंकि 5q - p/q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है तो इसका मतलब यही हुआ कि ये भी हमारी परिमेय हुई। ठीक है, अर्थात √3 भी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जबकि √3 होती कैसी है? अपरिमेय होती है। जबकि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा हमको किस लिए मिला? कि हमने ये गलत माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। हाँ, तो क्या लिखेंगे बच्चों? √3 बराबर 5q - p/q हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ। हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। इसलिए 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अभी जो हमने समझाया बस उसी को हमने ऐसे लिख दिया, क्या कि हम ये तो हमारी एक परिमेय संख्या मिली। अभी हमने बताया कि जब पूर्णांक को पूर्णांक से भाग देते हैं तो क्या आता है? परिमेय। ये तो अपरिमेय है। अब ये दोनों बराबर तो नहीं हो सकते। अब ये दोनों बराबर क्यों आ गए? ये दोनों बराबर इसलिए आ गए क्योंकि हमने ये गलत मान लिया कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। इसलिए 5 - √3 एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है बच्चों।
आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे एक लेक्चर में कल आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, और जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा वैसे ही हम PYQs करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बाय बाय।